हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 20 अक्टूबर 2020 के एमसीक्यूज हमारे पास रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, करंटली द गवर्नमेंट हैज पुट रिस्ट्रिक्शंस अपॉन सेलिब्रेशन ऑफ वेरियस फेस्टिवल्स इन द लाइट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। गवर्नमेंट कैन पुट दिस रिस्ट्रिक्शंस अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स? ऑप्शन ए आर्टिकल 14 to 18, ऑप्शन बी फ्रॉम 19 to 22, ऑप्शन सी फ्रॉम 25 to 28 एंड ऑप्शन डी 29 and 30। गवर्नमेंट ने जो रिसेंटली फेस्टिवल सेलिब्रेशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं, तो कौन से आर्टिकल के अंडर लगाए हैं? सो द करेक्ट आंसर इज सी, आर्टिकल 25 to 28, विच टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, लेकिन इसी फ्रीडम ऑफ रिलीजियन के जो फंडामेंटल राइट्स है, उसके अंदर सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंदर तीन मेन ग्राउंड है, जिसके अंदर है पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। तो यहां पे हेल्थ कैन बी अ फैक्टर टू पुट रिस्ट्रिक्शंस अपॉन दी फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। मतलब कि अगर लोगों की हेल्थ के ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट पड़ती है, तो ऐसे टाइम पे आप फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो एंजॉय नहीं कर सकते। द स्टेट कैन पुट सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। तो इस वजह से आंसर होगा सी, आर्टिकल 25 to 28। तो अभी नवरात्रि का फेस्टिवल चल रहा है और काफी सारी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स ने इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं सेलिब्रेशन के ऊपर, तो इस वजह से ये कंसेप्ट जो है वो न्यूज में है। Question number 2, which of the following statement is or are correct about Citizenship Amendment Act 2019? First, it was passed to provide citizenship to migrants who entered India on or before 31st December 2014. Second, 6 different religious groups from 4 countries have been given certain exemptions under this act. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज ए, 1 ओनली। सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है। अब देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर ये कट ऑफ डेट है कि इसके बाद अगर कोई आया होगा माइग्रेंट इंडिया के अंदर, देन ही विल नॉट बी एलिजिबल अंडर द स्कीम ऑफ ग्रांटिंग सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो ये कट ऑफ डेट जो है वो करेक्ट है। इसके पहले अगर कोई आया होगा माइग्रेंट, तो उनको ड्यू प्रोसीजर फॉलो करने के बाद आप सिटीजनशिप जो है वो दे सकते हैं। सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट इसलिए है बिकॉज देर आर 6 डिफरेंट ग्रुप्स, ये करेक्ट है, बट फ्रॉम 3 कंट्रीज। तो 6 डिफरेंट रिलीजियन ग्रुप्स कौन से है? हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, जैन एंड बुद्धिस्ट। ये 6 रिलीजियस ग्रुप्स जो है फ्रॉम 3 कंट्रीज, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो इन तीनों देश में से अगर ये 6 में से कोई ग्रुप अगर परसिक्यूटेड माइनॉरिटी है, तो उनको इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर इंडिया की सिटीजनशिप दी जाएगी। तो इसके प्रोविजन यहां पे है। यहां पे 4 कंट्रीज लिखा है, इस वजह से ये गलत होगा। आंसर इज ए, 1 ओनली। गवर्नमेंट ने ये कह दिया है कि जैसे ही कोविड-19 पेंडेमिक खत्म होगा, तो उसके बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को एग्जीक्यूट किया जाएगा। एक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं सिटीजनशिप के बारे में। Question number 3, which of the following statement is or are incorrect about part 2 of the Indian Constitution? First, it has provisions to acquire citizenship of India. Second, it states that people voluntarily acquiring citizenship of a foreign country will not be citizens of India. Third, it authorizes president to make rules and regulate the citizenship of India. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी, 1 and 3। फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है, सेकंड इज करेक्ट। अब देखिए पार्ट 2 दैट डील्स विद द सिटीजनशिप, जिसके अंदर आर्टिकल 5 to 11 है। आर्टिकल 5 के अंदर ये लिखा है, हु विल बी द सिटीजन्स ऑफ इंडिया एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के सिटीजन्स कौन होंगे, सिर्फ इतना ही लिखा है। वहां पे ऐसे कोई प्रोविजन नहीं है कि जहां से आप इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर कर सके।
अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द अथॉरिटी इज गिवन टू द पार्लियामेंट टू इनेक्ट द लॉ टू एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। मतलब कि यहां पे पार्लियामेंट को, हमारी संसद को यह अथॉरिटी दी गई है कि वो कानून बना सकते हैं इंडिया की सिटीजनशिप कौन से प्रोविजन के बेसिस पे मिल सकती है। तो इस वजह से थर्ड जो है वो भी इनकरेक्ट होगा, बिकॉज यहां पे ये लिखा है कि ये अथॉरिटी किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट नहीं, यहां पे पार्लियामेंट आएगा। तो इस वजह से थर्ड जो है वो भी इनकरेक्ट है। सेकंड इज करेक्ट, सेकंड जो है वो करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई इंडिविजुअल किसी फॉरेन कंट्री की वॉलंटरीली सिटीजनशिप एक्वायर करता है, देन ही विल नॉट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये सेकंड जो है वो करेक्ट है, आंसर होगा सी 1 एंड 3, बिकॉज हमें इनकरेक्ट पूछा गया है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट न्यूज में है, तो ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आपको हेल्पफुल रहेंगे। Question number 4. The term Galwan frequently seen in news. It is which of the following statement is or are correct about it? First, it is a valley located between Ladakh and Aksai Chin. Second, it is a river flowing between steep mountains of Ladakh. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। अब देखिए, जब गलवान का नाम आता है तो हमारे मन में यही संदेह होता है कि गलवान तो एक घाटी है, गलवान वैली डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, तो ये काफी न्यूज में रहता है। बट गलवान इज अ वैली विच इज नेम्ड आफ्टर द गलवान रिवर, राइट। तो इस वजह से दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होंगे। यहां पे आप देख सकते हैं गलवान की लोकेशन, सो इट इज लोकेटेड बिटवीन द लद्दाख एंड अक्साई चीन, इसे अक्साई चीन रीजन कहते हैं। एंड ये गलवान रिवर जो है उसी के बाजू में ये गलवान वैली है। सो गलवान रिवर जो है इट फ्लोज बिटवीन दी स्टीप माउंटेन्स ऑफ लद्दाख, तो ये भी करेक्ट है। सो आंसर होगा सी, बोथ 1 and 2। अभी इंडिया एंड चाइना के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है, तो एक चाइनीज सोल्जर जो है वो पकड़ा गया है लद्दाख में से अक्रॉस दी LAC, तो इस वजह से फिर से ये गलवान एरिया जो है वो न्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 5, द ऑड इवन स्कीम इज रिलेटेड टू डैश। मध्य प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़ एंड जम्मू एंड कश्मीर। सो लेट अस सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज बी, दिल्ली। काफी आसान क्वेश्चन है। ऑड इवन स्कीम आप सभी को पता होगा, वहां के जो चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने ये स्कीम जो है वो लॉन्च की थी, जिसके अंदर जो व्हीकल्स है तो उनको फ्रीक्वेंटली, मतलब एक दिन अगर मान लो कि ऑड नंबर प्लेट वाले व्हीकल चलेंगे तो उसके दूसरे दिन इवन नंबर प्लेट वाले व्हीकल चलेंगे, राइट। और जो रेसिड्यूअरी व्हीकल्स है, मतलब जिन लोगों का मान लो कि किसी का इवन नंबर प्लेट है और आज दिन जो है वो ऑड का है, तो उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना होगा। तो ये स्कीम जो है उन्होंने एयर पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए लॉन्च की थी कुछ साल पहले। सो अभी दिल्ली के अंदर जो एयर पॉल्यूशन की समस्या है, तो उसके चलते वहां के चीफ मिनिस्टर ने ये कहा है कि अगर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, then odd even scheme will be the last weapon against the pollution. Question number 6, agricultural stubble can be used for which of the following purposes? First, making coal and coke. Second, making compressed biogas. And third, making fertilizer. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी 1, 2 and 3। तीनों जो है स्टबल के यूज है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो न्यूज आर्टिकल है, आज के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल है, जिसके अंदर दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि स्टबल को किस तरीके से यूज किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो दिल्ली के करनाल के पास स्टबल जो है उसको कंप्रेस्ड बायोगैस में कन्वर्ट किया जाता है, कंप्रेस्ड बायोगैस में कन्वर्ट किया जाता है, विच कैन बी यूज्ड एज CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के तौर पे ही उसे आप यूज कर सकते हैं। तो एक ये भी अच्छा यूज है स्टबल का। अगर किसान के पास से स्टबल जो है वो परचेज की जाए और फिर उसको यहाँ पे CBG के अंदर कन्वर्ट कर दे, तो किसान की इनकम जो है वो भी इंक्रीज हो सकती है। फिर उसके बाद पंजाब रीजन के अंदर कुछ फैक्ट्रीज ऐसी है कि जो स्टबल में से कोल एंड कोक बनाते हैं, जो उसमें से कोयला बनाते हैं, राइट। और फिर वो कोल जो है
वो एनटीपीसी को बेचा जाता है। कुछ फैक्ट्रीज जो है वो फार्मर्स के पास से 500 रुपए पर एकड़ के बेसिस पे स्टबल जो है वो परचेस कर लेते हैं, फिर उसमें से कोल बना के वो कोल जो है वो एनटीपीसी को बेचा जाता है, जहां से थर्मल पावर प्लांट में ये कोल जो है वो यूज में लिया जाता है। तो एक ये भी अच्छा यूज है फॉर मेकिंग कोल। और दूसरा, आपने रिसेंटली बायोडीकंपोजर टेक्निक भी देखी होगी। बायोडीकंपोजर टेक्निक के अंदर केजरीवाल जो है उन्होंने ही उसका इनॉग्रेशन किया था, जिसके अंदर स्टबल जो है उसको फर्टिलाइजर में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये भी उसका यूज आप लिख सकते हैं, राइट। सो देयर आर सर्टेन यूजेस ऑफ स्टबल, जिसको आप बर्न करने के अलावा कहीं और जगह पे भी यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट about the Air Prevention and Control of Pollution Act? First, it was enacted by Parliament in consonance with the Stockholm Convention. Second, under this act, certain responsibilities were given to the state governments to tackle the air pollution regionally. चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, लोगों को ये लगता है कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होना चाहिए बिकॉज स्टॉकहोम कन्वेंशन तो करेक्ट है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टॉकहोम कन्वेंशन एंड स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस क्या है? यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट, जो स्टॉकहोम में कंडक्ट की गई थी, जो स्टॉकहोम में कंडक्ट की गई थी इन 1972। उस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में ये एयर पॉल्यूशन को टैकल करने की कुछ गाइडलाइंस जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए थे, और फिर उसके बाद इस पर्टिकुलर समस्या को डील करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1981 के अंदर इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस के चलते इंडिया के अंदर ये एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट जो है वो बनाया था 1981 में। सो इट वाज बेस्ड ऑन स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, जिसका ओरिजिनल नेम क्या है? यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट। स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है वो एक अलग चीज है। स्टॉकहोम कन्वेंशन अडॉप्ट किया गया था 2004 में, विच डील्स विद persistent organic pollutants, persistent organic pollutants, जो 2004 में अडॉप्ट किया गया था। और स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस मतलब कि ये जो ह्यूमन एनवायरमेंट की कॉन्फ्रेंस है वो 1972 में हुई थी, तो इस वजह से ये फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट होगा। सेकंड जो है वो करेक्ट है। इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट्स को 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उनको एयर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो बनाने होंगे स्टेट वाइज। सेकेंड जिम्मेदारी ये की दी गई थी कि जितनी भी इंडस्ट्रीज है जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहते हैं तो उनको परमिशन कौन देंगे? स्टेट गवर्नमेंट्स देंगे। थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दी गई थी कि जो व्हीक्यूलर एमिशन है एंड इंडस्ट्रियल एमिशन, उसके स्टैंडर्ड्स स्टेट गवर्नमेंट को रिलीज करने होंगे। द स्टैंडर्ड्स विल बी डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। एंड फोर्थ ये था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। फाइनल कंट्रोल जो है वो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास होगा। तो ये 4 प्रोविजन को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि वो एयर पॉल्यूशन को रीजनल लेवल पे टैकल करे। तो सेकंड जो है वो करेक्ट होगा, आंसर इज बी, सेकंड ओनली। एयर पॉल्यूशन के काफी सारे आर्टिकल्स हैं न्यूज़पेपर में, तो अभी दिल्ली के अंदर ये जो समस्या चल रही है तो एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस हम कवर कर सके उतने मैंने किए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट show or shows that constitution has ensured independence of judiciary in India? First, judges do not hold their office during the pleasure of president. Second, difficult impeachment process. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। इंडिया के अंदर जुडिशियल इंडिपेंडेंस जो है वो ये दोनों इंश्योर करते हैं। सबसे पहले तो जजेस जो है उनको प्रेसिडेंट जब चाहे तब नहीं निकाल सकते, उसके लिए एक लंबी चौड़ी इंपीचमेंट की प्रोसीजर है जो फॉलो करनी पड़ती है, राइट। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस है, ताकि उनको आप जब ऑफिस से चाहे तब नहीं निकाल सकते। दूसरी कि ये इंपीचमेंट प्रोसीजर जो है वो काफी डिफिकल्ट है,
से पार्लियामेंट के अंदर रिजोल्यूशन पास करवाना होगा, फिर उसके बाद ये एक कमेटी को रेफर किया जाएगा, फिर उसके बाद जो है स्पेशल मेजोरिटी के साथ ये रिजोल्यूशन जो है वो पास आउट होगा, और फिर उसके बाद आप किसी जज को प्रेसिडेंट जो है वो निकाल सकते हैं, राइट। और ये प्रोसीजर जो है वो काफी लंबी है, इस वजह से इंडिया के अंदर आज तक किसी भी जज को इस प्रोसीजर के चलते इम्पीच नहीं किया गया है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, आंसर होगा सी, बोथ 1 and 2। सो अभी रिसेंटली आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है और वहां के कुछ मिनिस्टर्स जिन्होंने जुडिशरी के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दिया था, तो इस वजह से ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस जो है वो न्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग is or are related to HIV or AIDS? First, antiretroviral therapy, second, मिशन संपर्क, एंड थर्ड, NaCO। चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज D, 1, 2 and 3। तीनों जो है दे आर एसोसिएटेड विद HIV और AIDS। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी क्या है? अब देखिए HIV और AIDS जो है इट इज अ वायरल डिजीज कॉज्ड बाय अ वायरस। ये वायरस जो है उसे कहते हैं रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस के अंदर सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स जो है उसको यूज में लिया जाता है टू ट्रीट दिस डिसीज। तो इस पर्टिकुलर थेरेपी को क्या कहते हैं? एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ART। तो इस वजह से फर्स्ट जो है वो रिलेटेड होगा। मिशन संपर्क जो है वो भी रिलेटेड है, बिकॉज मिशन संपर्क का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? द पेशेंट्स, टू आइडेंटिफाई द पेशेंट्स ऑफ HIV और AIDS, और फिर उनको ART मतलब कि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जो है वो प्रोवाइड करना। तो ये मिशन संपर्क जो है वो भी रिलेटेड है। NaCO का मतलब है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एड्स से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स है, जितनी भी स्कीम्स है, वो सभी कौन चलाता है? NaCO कंडक्ट करता है। तो तीनों रिलेटेड है, आंसर होगा D, 1, 2 and 3। इंडिया ने HIV एड्स के अंदर काफी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस की है, तो इसके बारे में ये आज के न्यूज़पेपर में काफी अच्छा आर्टिकल है। यहां से आपको कुछ फैक्ट्स भी मिल सकते हैं, तो ये आर्टिकल आपको पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट अबाउट द स्टेट ऑफ बिहार इन रिसेंट टाइम्स? फर्स्ट, पॉवर्टी हैज रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली इन द स्टेट। सेकेंड, बिहार हैज अबॉलिश्ड APMCs in 2020। थर्ड, its performance has improved in providing regular or salaried jobs। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज D, 1, 2 and 3। काफी अच्छी बात की गई थी तीनों स्टेटमेंट के अंदर, लेकिन तीनों स्टेटमेंट जो है वो गलत है। अब हम न्यूज़पेपर आर्टिकल में देखेंगे कि तीनों स्टेटमेंट गलत क्यों है। सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसलिए गलत होगा, यहां पे इसको मेंशन किया गया है अकॉर्डिंग टू नेशनल सैंपल सर्वे which was passed by Government of India 2011-12 से 2017-18 के बीच में बिहार में पॉवर्टी जो है वो 17% इंक्रीज हुई है। बिहार में पॉवर्टी जो है वो 17% इंक्रीज हुई है अकॉर्डिंग टू दी कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो उस हिसाब से बिहार में अभी इन 2017-18 50.47% पॉवर्टी है। तो ये कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, पॉवर्टी इंक्रीज हुई है, तो इस वजह से फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा। सेकंड जो है वो भी इनकरेक्ट है, बिकॉज बिहार ने APMCs जो है वो 2006 में अबॉलिश किया था। वहां पे APMCs जो है वो 2006 में अबॉलिश हो गई, राइट। तो ये सेकंड भी इनकरेक्ट होगा। थर्ड स्टेटमेंट में आप यहां पे देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे इन 2017-18 बिहार के अंदर 87% वर्कर्स ऐसे हैं कि जिनके पास रेगुलर या सैलरीड जॉब्स नहीं है, राइट। तो इस वजह से हम यहां पे भी कह सकते हैं कि ये थर्ड स्टेटमेंट जो है वो भी इनकरेक्ट होगा। तो आंसर इज D, 1, 2 and 3। तो अभी बिहार के अंदर इलेक्शंस आने जा रहे हैं और वहाँ के जो मिनिस्टर्स है, चीफ मिनिस्टर है, तो वो अपने प्रोपेगेंडा के अंदर काफ़ी अच्छी बातें कहते हैं कि बिहार के अंदर गवर्नेंस जो है वो अच्छा हुआ है, प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज हुई है, लेकिन फैक्ट्स जो है वो कुछ और कहते हैं। तो यहाँ पे ये आर्टिकल आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज द कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन द प्रोपेगेंडा ऑफ पॉलिटिशियंस एंड एक्चुअल फैक्ट्स। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 MCQs यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू।